धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। आपने बहुत ही विस्तार से पूरे जो द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण है उसको आपने बहुत विस्तार से सबको समझाने का और अपनी बात को रखने का आपने काम किया है। और आपने बताया कि जिस तरीके से संविधान खतरे में था, दरअसल 2024 के चुनावों के टाइम पे हमने सबने देखा कि किस तरीके से ज्योति मिर्जा ने बोला था, फिर उनके और दो तीन जो लल्लू सिंह थे उन्होंने बोला था, और भी कई लोगों ने ये कहा था कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान बदल देना चाहते हैं। तो जो संविधान बदलने चले थे आज वही सब लोग अब तो फिक्स में आ गए हैं। वो जिस आशा से चले थे कि शायद अब तो हम पूरा का पूरा देश ही उलट पुलट देंगे, जैसा होगा वैसा हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उनकी तो मंशा यही थी। परंतु भारत देश की नागरिकों को, जनता को मैं आपके चैनल के द्वारा, इस बहुजन संवाद के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे तानाशाहों को अपनी तानाशाही के पराकाष्ठा पर बढ़ने से रोक दिया, उनकी लगाम लगा दी। और जिस तरीके से विपक्ष में राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाया है, तो मैं तो कहूंगी कि अब नरेंद्र मोदी के कान उमेटने वाले लोग आ गए हैं। अभी तक वो अपनी मनमानी करते रहे, कहते रहे कि मैं अकेला सब पे भारी, 400 पार, 370 पार, बड़ी बड़ी बातें। पर अब जिस तरीके से बैसाखियों पर ये सरकार चल रही है और इस सरकार के चलते हुए जो आपने बताया कि द्रौपदी मुर्मू जी का तो इसमें कुछ भी नहीं है, उनको तो जो भाषण लिखा गया था वही भाषण उन्होंने दे दिया है। परंतु फिर भी मैं कहती हूँ, जैसे वो महिला है, आदिवासी है, एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो उन्हें फिर भी अपने विवेक से कुछ बातें करनी चाहिए थी, कुछ लाइनें ऐसी जोड़नी चाहिए थी, उसका असर पूरे देश की जनता पे पड़ता और खास तौर पर ये एनडीए की सरकार पर पड़ता है कि भविष्य में उनको कौन कौन से मुद्दे लेके चलना है। तो अब हमारे बीच में हमारे साथ शशांक यादव जी, जो पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, वह भी जुड़ चुके हैं। मैं उनको स्वागत करते हुए इस विषय के ऊपर आगे अपनी टिप्पणी देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी शशांक यादव। धन्यवाद मैम। ये थोड़ा लेट भी आया, सबको सुन भी नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। और ईमानदारी की बात है कि अभिभाषण मैंने बहुत सरसरी निगाह से देखा है, पूरी नहीं देखा है। लेकिन अभिभाषण पर कहने से पहले दो एक बातें मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी कभी मोदी जी की तारीफ करने का भी मन करता है, और वो तारीफ इस बात के लिए करने का मन करता है कि हिम्मत देखिए कि वो भगत सिंह को भी माला पहनाते हैं और अपने कार्यालय में लगाते हैं। वो बड़े आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है कि वो लोहिया और जयप्रकाश को भी लेके चलते हैं, और उनको जहां जरूरत होती है जिस रूप में। और इससे बड़ा पैराडॉक्स क्या होगा कि 10 साल में उन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगा के जिस तरीके से सैकड़ों विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई से परेशान किया, फर्जी मुकदमे जो बाद में फर्जी पाए गए ट्रायल के बावजूद, और जनता ने पूरा पूरा एक क्लियर कट संदेश भी दिया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। और मेरा अपना ये मानना है कि एक लोकतांत्रिक परंपरा से निकला हुआ नेता तो तानाशाह बनते खूब देखा है मैंने दुनिया में, लेकिन किसी तानाशाह प्रवृत्ति के नेता को मैंने आज तक डेमोक्रेटिक होते नहीं देखा है। अगर कोई गलती हो तो उसको आप लोग सुधार दीजिएगा। मैंने बहुत कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर नजर डाली है, किसी तानाशाह को या तो उसकी अंत जो है जेल में हुई है या जनता ने उसका तख्ता पलटा है। एक उदाहरण मिलता है नेपाल का, जहां पे नेपाल के राजा ने डेमोक्रेसी देने के लिए मन बनाया था पूरा, और लेकिन जो उस सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे उसने पूरे राज परिवार की हत्या कर दी थी। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनसे ये उम्मीद करना कि वो कोई लोकतांत्रिक भाषा में या लोकतांत्रिक संदर्भों में बात करेंगे, कहीं कोई संभावना नहीं है। स्पीकर के चुनाव पे जिस तरीके का रुख रहा है, अड़ियल रुख रहा है, जिस तरीके से ये विपक्ष के को डिप्टी स्पीकर देने के पद पे जिस तरह से खामोशी है, उस तरीके से बिल्कुल साफ नजर है। और सत्ता की एक बड़ी मजबूरी होती है कि नीतीश जी जैसे और
चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग भी उनके शाना बशाना खड़े होते हैं, भले ही वो अपने राज्यों के हित पे खड़े हों। और एक लाइन उन्होंने क्लियर कट कर दी कि उनको धेला भर भी जो मुद्दे अभी बीते हैं, उनको महंगाई को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई चिंता नहीं है, जो जबकि दो बड़े मुद्दे रहे हैं। और वो इंडिया को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की बात करते रहेंगे, स्टार्टअप इंडिया और दुनिया के तमाम, जबकि सारे प्रोजेक्ट्स इनके सब फेल हो चुके हैं। और मुझे कृपा करके क्लियर कर दीजिएगा, आप सभी पांचों पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनगणना जो 2021 से रुकी पड़ी है, जिसको बीजेपी चाहती है कि 26 के बाद हम करके नया परिसीमन कर लें, ताकि पार्लियामेंट में उत्तर भारत की संख्या बढ़ सके, उस पर भी खामोशी रही है। और संभवतः महिला आरक्षण पे भी खामोशी रही है। चूंकि मैं पूरा भाषण पढ़ नहीं पाया, मैं अगर गलत हूं तो प्लीज पैनलिस्ट मुझे करेक्ट कर देंगे। मुझे लग रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे कि भारतीय जनगणना वो कब स्पष्ट करेंगे वो, क्योंकि अगर वो 26 से पहले कर देंगे तो इन्हें परिसीमन के लिए 10 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक फिर तमाम समीकरण बदल जाएंगे। और महिला आरक्षण को लागू करने का इन्होंने केवल मणिपुर की जो आग लगी हुई थी उसको ठंडा करने के लिए ये आनंद फानंद में महिला आरक्षण बिल लाए थे। मेरी जानकारी में इस पर भी खामोशी है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज इसे क्लियर कर दीजिएगा। जितना मैं जल्दी में, जब 5 बजे आपका मैसेज मिला, वरना मैं तो नॉर्मली ये पढ़ता रहता, इसलिए नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब आपका निर्देश मिला तो मैंने देखा। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि कहीं पर भी बदलाव की मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक वो कुछ कहावत सी है ना कि नई बोतल में पुरानी शराब, या कुछ इस तरह का एक वो है। तो ये एक नई बोतल भी है और शराब भी वो तमिलनाडु वाली है जो स्पूरियस है, जो जहरीली शराब इसमें भरी हुई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो लोग यकीन करते हैं संविधान के ऊपर, जो लोग यकीन करते हैं कि इस देश में बराबरी और इस देश में संविधान की इज्जत हो, उनके ऊपर आने वाले दिनों में जिम्मेदारियां और बढ़ने वाली हैं। क्योंकि मुझे इस सरकार से कोई किसी रूप में उम्मीद नहीं है, और अल्पसंख्यक सरकारें भी तानाशाह बनती देखी गई हैं। लिहाजा बहुत जागरूक होने की जरूरत है। और राष्ट्रपति जी का भाषण, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो उसे जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ है उन मुद्दों की उनको ढेला भर भी फिक्र नहीं है। बस मुझे यही कहना। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशांक यादव जी। अब बस हम अपने समापन की ओर हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट साथी हैं वह एक एक मिनट में अपना टिप्पणी दे के अपनी बात को रखें। सबसे पहले मैं डॉक्टर रवि यादव जी, राजनीतिक अधिवक्ता हैं, उनसे बुलाना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर आप अपनी आखिरी टिप्पणी रखिए। जी डॉक्टर रवि यादव जी। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं सहमत हूँ। एक्चुअली जो एमएलए साहब ने अभी जो कुछ कहा, शशांक जी ने, बहुत उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए इस सरकार से। और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, दूसरा उनकी जहां से शिक्षा दीक्षा है, जहां से उनको विचार मिलता है, उसको अब उसी पे आगे बढ़ेंगे। और उस पे आगे बढ़ेंगे तो मैं नहीं समझता कि उनको कहीं जो स्थितियां थी, आप अगर देख रहे होंगे, कुछ लोगों को ये उम्मीद हो सकता है कि कुछ कम अगर बहुमत मिला है इस बार, कुछ कम लोगों ने वोट दिया है, तो इससे कुछ सुधार करेंगे वो। मैं समझता हूं कि वो सुधार करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मावलोकन करेंगे, तो वो ये सोचेंगे कि हमने सांप्रदायिकता जितना बढ़ाना चाहिए था उतना नहीं बढ़ाया, हमने जितना विभाजन करना चाहिए था लोगों में उतना नहीं कर पाए, जितनी महंगाई बढ़ानी चाहिए थी उतना नहीं कर पाए। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि हाँ, शिकायत कुछ और दूसरे लोगों से जरूर है। चंद्रबाबू नायडू जी से ये उम्मीद नहीं थी, और ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था उनका। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता को चाहिए। हाँ जी अब मैं नागेश चौधरी जी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि अपनी आखिरी टिप्पणी कीजिए इस विषय के ऊपर। जी नागेश चौधरी जी। अभी जो ये सरकार चल रही है और मुर्मू जी का भाषण है, उससे ये लगता है कि हमारा देश का जो ये है
कॉन्स्टिट्यूशन है और जो सत्ता वाले जो लोग हैं वो आरएसएस के आइडियोलॉजी से ये सत्ता में आए, और आरएसएस की आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी नहीं है, वो सोशल डेमोक्रेसी भी नहीं है उसमें। तो इसलिए आरएसएस का जो आइडियोलॉजी वो फैसिज्म है, ऐसा भी लोग मानते हैं। और फैसिज्म को बढ़ावा देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। वो मोदी की गारंटी और मोदी अकेला देश का नेता, अकेला देश का शासक, ये जो आइडियोलॉजी है ये आरएसएस से आई है, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक चालकानुवर्ती, ये जो कंसेप्ट है आरएसएस का कि एक ही चालक रहेगा और सब देश को चलाएगा, ये आइडियोलॉजी से भी हुई। इसी कारण वो बोल रहे हैं कि मैं अकेला सबको भारी हूँ। तो ये डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट होना चाहिए हमारे देश में, वो नहीं हो रहा है। और लोकसभा मुर्मू जी ने जो कहा है उसमें भी हिंदू राष्ट्र की ये दिखते हमको कि जैसे अंग्रेजी संस्कृति है, हमारी संस्कृति लाएंगे। इनकी संस्कृति क्या है? वो गैर बराबरी पर, विषमता पर आधारित संस्कृति हमारे देश के जो बोलते संस्कृति है, वो समानता वाली संस्कृति नहीं है। वेद का वाक्य उनके जरिए बोला गया है, वेद में समानता नहीं है, वेद में चातुर्वर्ण है। तो ये जो सब चल रहा है, हमको लगता है कि ये देश का जो हमारा डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं है। हमें भ्रम में है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराधना भार्गव जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी आखिरी टिप्पणी दीजिए। जी आराधना जी। महोदया को हम बहुजन संवाद के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और उनके सामने कानून लाया हिंदू कोड बिल, उन्होंने 3 बार उसको वापस किया, उसमें संशोधन की बात की, तब उन्होंने आखिरी में साइन किए। तो द्रौपदी मुर्मू जी पढ़े समझे और जहां उन्हें लगता है कि ये कानून देश की जनता के हित में नहीं है, या ये जो भाषण की जो लाइन है ये देश की जनता के हित में नहीं है, वो उन्हें वापस करेंगी। तो मुझे लगता है कि देश की जनता के हित में वो बहुत अच्छा काम करेंगी और दुनिया के इतिहास में एक नई पहचान अपनी बनाएंगे। बस नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी। अब डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, आप अपनी आखिरी टिप्पणी दीजिए। जी आनंद प्रकाश जी। टिप्पणी है कि राष्ट्रपति जी ने इस बार 240 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का नेता आया, जो अपने दल का भी नेता नहीं चुना गया, उसको उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और सदन में उन्होंने कहा कि ये बहुमत की सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है। हमको ऐसा लगता है कि अगले अभिभाषण में और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सारे लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। तो उनकी यह जो मंशा है, हमको लग रहा है कि अगले अभिभाषण में अब वो कहेगी कि यह सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है और देश में इसको विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए अपने तैयारी